नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है बेंच पर बूढ़े, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। बूढ़े पार्क की बेंच पर बैठे या आईआईसी के लाउंज में, खासा फर्क नहीं है। उत्तर दक्षिण दिल्ली के सरहदी लोधी गार्डन की बेंच पर बैठा नितिन सोच रहा था, ये भी सेवानिवृत्त हैं, वे भी सेवानिवृत्त। क्या आन बान वाला शब्द है? जैसे बंदा सारी उम्र सेवा करके अपनी मर्जी से निवृत्त हुआ हो। अंग्रेजी पर्याय रिटायर में वह शान नहीं झलकती, बल्कि गाड़ी के रिटायर टायर की याद आ जाती है। पर शब्द से क्या होता है, अर्थ दोनों का एक ही है, घर से निष्कासित। जैसे नितिन। कभी नितिन सोलंकी हाल में सेवानिवृत्त हो, मात्र नितिन या वह भी नहीं, केवल पापा या दादा। कितनी चिढ़ है उसे पापा शब्द से। अजब निरर्थक संबोधन है, जैसे गार्डन या पार्क। अरे भाई, बगीचा या बाग कहते जबान गलती है क्या? कहो तो उसके पोते पोती समझे ही नहीं। सब कहते हैं ना, बड़े बड़े हिंदी के विद्वान भी, हिंदी बदलेगी तो चलेगी, यानी अंग्रेजी शब्दों का घालमेल करके बोलो तो लंगड़ा कर चल लेगी कुछ और देर। नितिन की जिंदगी खत्म होने तक जरूर। ठीक है, वह नाहक अपना भेजा क्यों खराब कर रहा है? खासी बढ़िया अंग्रेजी जानता है। जो नहीं जानते, उद्यान और उपवन में फर्क किए बगैर किसी भी मैदान को पार्क या गार्डन पुकारते हैं। उसे भी उनकी चाल चलना पड़ता है। सो पेड़ फूलों से लदा इतना बड़ा मैदान हुआ गार्डन, और मोहल्लों की नन्ही सी खुली जगह हुई पार्क। हुआ करे, वह अपना भेजा क्यों फ्राई कर रहा है? और कुछ फ्राई रहा जो नहीं जिंदगी में? फ्राई उसे इस उम्र में चलता नहीं। सच कहें तो खूब चलता है उसे। उसकी बहू मान्या मानती है नहीं चलना चाहिए। सो रोज घोड़े के खाने लायक भूसा, चलो जई सही, और आकर धर देती है सामने। कहती है ओट्स हेल्दी फूड है। जरूर होगा, घोड़े खाते हैं। कभी किसी घोड़े को दिल का दौरा पड़ते सुना? स्वाद बदलने को वह हंसोड़ वाक्य सोचता है, कहता नहीं। असल बात कौन नहीं जानता, बाजार से डिब्बा बंद आता है, घोल घोटने में 5 क्षण नहीं लगते। जिसे पकाने में मेहनत न लगे, वह बनाने वाले की सेहत के लिए मुफीद हुआ ना। पता नहीं यह बेस्वाद खाना सिर्फ बूढ़ों के लिए सही क्यों है। जवानों और बच्चों को चलता है। दुकान से आया पिज्जा, कहते हैं उनके खेलने खाने के दिन हैं। हाल में सेवानिवृत्त हुए अधेड़ के क्या करने के दिन हैं? बहू और उसकी रसोईदारिन की सेहत बनाने के। बेचारी उसकी पत्नी भागवती भली थी, तभी उसके सेवानिवृत्त होने से पहले जीवन निवृत्त हो गई। पुरानी चाल की औरत थी। ध्रुव के पैदा होने के बाद ज्यादा दिन नौकरी नहीं की। बेटे को पालने पढ़ाने, हर तरह लायक बनाने की खातिर जवानी में ही सेवानिवृत्त हो गई। वह फक से हंस दिया। सेवा से नहीं, घर के भीतर सेवा करने के लिए बाहर से निवृत्त हो गई। बेटा बड़ा हुआ तो पोते पोती की सेवा में जुट गई। बहू मान्या दफ्तरी ओहदे पर आसीन थी, जन सेवा छोड़ गृह सेवा करने वाली थी नहीं। भली थी उसकी बीवी या बेवकूफ, जो अच्छी भली नौकरी छोड़ आदर्श मां बनने के जंजाल में एक नहीं 2 पीढ़ियों तक फंसी रही। ध्रुव की शादी के बाद नितिन ने कई बार तजवीज रखी कि जवान जोड़ा अपनी गृहस्थी अलग बसाए, अधेड़ दंपत्ति अलग। पर मान्या ने इतने स्नेहल और विनीत भाव से मनोहार की, प्लीज प्लीज हमारे साथ रहिए। बच्चों को जो एक के बाद एक 3 बरस में 2 हो लिए। दादा दादी के संग साथ की सख्त जरूरत होती है, ऐसा आजकल की तमाम मनोवैज्ञानिक स्टडीज कहती हैं। उसकी विनय और अभ्यर्थना के सामने उसकी भोली पत्नी ही नहीं, खुर्राट दफ्तर बाबू खुद नतमस्तक हो लिए। यह न समझा
कि वे चले गए तो मान्या को नौकरी छोड़नी पड़ेगी या बच्चों की देखभाल के लिए ऊंची तनख्वाह पर हाउसकीपर रखनी पड़ेगी। आजकल कुछ कम ओहदे वाले आया को हाउसकीपर और ज्यादा ऊंचे ओहदे वाले गवर्नेंस कहते हैं। दादी को अलबत्ता ग्रेनी कहने भर से बिना वेतन काम चल जाता है। अपने बचाव में वह कहें तो क्या, काफी दिनों तक उसे भागवती भली ही लगी थी, बेवकूफ नहीं। जब रोज नाश्ते में भरवा पराठा या मूंग दाल का चीला गर्मा गर्म बनाकर खिलाती, ध्रुव भी तारीफ करता और मान्या बिना तारीफ किए गटकती रहती, इस नसीहत के साथ कि वह सेहतमंद खाने की श्रेणी में नहीं आता। फिर भी भली थी उसकी बीवी, जो पलट कर नहीं कहा, भली मानुस, तुम न खाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने पति पुत्र के लिए बना रही हूं। तुम्हारे पुत्र पुत्री के लिए तो खैर मुफीद होगा ही, आखिर उनके खेलने खाने के दिन हैं। यह बाजार का पिज्ज़ा और चाइनीज फ्राइड राइस, चिली प्रॉन वगैरह भगवती के जीवन निवृत्त होने के बाद आने शुरू हुए थे। जब तक वह थी, नई पीढ़ी की फरमाइश पर टीवी के पाक कला कार्यक्रमों से सीख चाउमीन, पास्ता, प्रॉन करी और न जाने क्या क्या घर पर ही बना दिया करती थी। बहू कहती थी, सारा दिन इडियट बॉक्स के सामने बैठी रहती हैं। बच्चे स्कूल से आए तब बंद कर दिया करें, अदरवाइज उन्हें भी रोग लग जाएगा। भली सास उनके आने से पहले ही बंद किए रखती। बच्चे अपनी मर्जी से भद्दे भौड़े रियलिटी शोज लगाकर बैठ जाते, तो वह इडियट कैसे कहती कि पाक कला सीखना इससे तो कम इडियोसी का काम है। जब तब बहू बेटा खूब विनीत भाव से कहते, इनसे हिंदी में बोला कीजिए प्लीज, वरना दे विल टॉक ओनली इन इंग्लिश। इसीलिए वह इडियोसी जैसे शब्द बोलने से परहेज रखती। यह दीगर है कि वह चाहे जितनी खुशनुमा हिंदुस्तानी बोलती, बच्चे जवाब सिर्फ अंग्रेजी में ही देते। उनके माँ बाप भी उनसे फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते, जैसे वे इंग्लिस्तान ना अमेरिका की पैदाइश हों। इंग्लिस्तान के दिन कब के लद गए। एक दिन भागवती ने तो नहीं, हाँ नितिन सोलंकी ने जरूर कहा था, अक्ल के गधो, तुम अपने बच्चों से ऐसे बात क्यों करते हो जैसे ये तुम्हारे अंग्रेज बॉस हों। सिर्फ नौकर और दादी ही रह गए हैं हिंदी बोलने को, जैसे सारे गोरे साहब के खानसामा या साइस। जवाब में बहू तो बहू, बेटा भी पीछे पड़ गया था कि ऐसी लैंग्वेज मत बोलिए, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। बेटे को क्या दोष दें, शादी होते ही तमाम जवान मर्दों की अक्ल घास चरने चली जाती है और बीवी के जवान रहने तक, जो आजकल शौहर की निस्बत ज्यादा बरसी रहती है, वापस नहीं लौटती। ध्रुव अकेला थोड़ा ही था, खुद नितिन की भी गई थी ना, गार्डन या पार्क न सही, नुक्कड़ की बगिया में। बस उसकी जवान बीवी ज्यादा दिन जवान नहीं रही, समय से पहले रिटायर हुई, समय से पहले बुढ़ियाई और समय से पहले निवृत्त हो गई। उसका बनाया चाउमीन खाकर मान्या कहती तो थी, चाइनीज शेफ जैसा नहीं बनाया, पर पैसे की बचत के चलते समझौता करने को राजी हो जाती और ना करते काफी हिस्सा चट कर जाती। उसकी भली बीवी के लिए कम ही बचता, पर उसकी सेहत के लिए ठीक भी तो था ना, और नई चाल के व्यंजनों का उसे शौक भी नहीं था। उसे किसी ने पूछा नहीं था, वह भी भला पूछने की बात थी। औरों को छोड़ो, खुद उसने नहीं पूछा था। बचा खुचा अपनी प्लेट में डाल, उसे आदर्श माँ दादी के साथ अच्छी पत्नी होने के सौभाग्य से वंचित क्यों करता। भागवती के जाने के बाद वह अकेला पड़ गया तो ध्रुव के पास बना रहा। अपने निर्णय स्वयं लेने का अभ्यास तब तक मिट चुका था। ध्रुव के ऊंचे ओहदे की वजह से सेवानिवृत्त नितिन सोलंकी आईआईसी से सटे भव्य लोधी गार्डन की बेंच पर बैठने का सौभाग्य पा सका। उसका बंगला पास ही काका नगर में था। उसके बेचारे साथी डीडीए की, एसएफएस या एमआईजी की कॉलोनी में बने छुटभैया पार्क की बेआराम बेंच पर बैठने को अभिशप्त थे। बेचारे वे थे या नितिन। वे 5-6 के गोल में देश के बिगड़ते हालात और नई पीढ़ी की बढ़ती उच्च कलता की निंदा करके जाया करते।
लंबे चौड़े हवादार लोधी गार्डन में हरियाली और आरामदेह बेंच जरूर थी, पर नितिन को वक्त अकेले जाया करना पड़ता था। शनिवार रविवार को झुंड के झुंड लोग पिकनिक मनाने आते, पर नितिन की हेलो का जवाब तक देना गवारा न करते। बाकी शाम ट्रैक सूट से लेस जॉगर्स या वॉकर से बतियाने का सवाल ही नहीं उठता। वॉक यानी सैर नितिन भी करता था। मध्यम चाल चलतों से हाय हेलो हो जाती, पर ऐसे लोग वहां कम आते थे। लोधी गार्डन के पास के बंगलों में सेवानिवृत्त बूढ़ों के रहने का चलन शायद नहीं था। ऊंचे ओहदेदार माँ बाप का क्या करते थे वह जान नहीं पाया, पर इतना जरूर जानता था कि बेटे के सदस्य होने पर बाप आईआईसी के लाउंज में नहीं बैठ सकता था। यानी उसकी औकात आईआईसी में बैठने की नहीं थी। दो चार बार गया जरूर था। दोबारा दोस्तों की तलाश में निकले। हाल में सेवानिवृत्त हुए एक जमाने के साथी बाबू बीके के साथ। अहमक नितिन सोलंकी ताउम्र बाबू बना रहा। चतुर सुजान बनवारी कपूर पदोन्नति पर पदोन्नति कर सेल्स विभाग में अफसर बीके बन गया। उस मुकाम पर पहुंचकर उसे आईआईसी की जीवन पर्यंत सदस्यता मिल गई। सेल्स विभाग में जाने का निहितार्थ कौन नहीं समझता। मृदुभाषी और चालाक होने के साथ बीके दुनियादार भी था। अभिधा में कहें तो बेईमान। पहली मर्तबा शनिवार की दोपहर बीके से मुलाकात औचक हुई थी, जब नितिन लोधी गार्डन के गेट से अंदर घुस रहा था। चलो वहां बैठते हैं, बीके ने आईआईसी की तरफ इशारा करके कहा था। चलते समय उसका फोन नंबर मांगा तो उसने ध्रुव का नंबर दे दिया। ये तो लैंडलाइन है, मोबाइल नहीं है तेरे पास? नंबर अपने मोबाइल में भरते हुए बीके ने पूछा था। उसके न कहने पर हो कर हंसते हुए कहा था, मोबाइल तो आजकल भिखारियों तक के पास होता है, मेरे पास है ना, कर लेना कभी भी, यही मिलेंगे। हंसी के बावजूद नितिन को बुरा लगा था। ईमानदार लोगों के साथ यही दिक्कत है, सच का बुरा मान जाते हैं। ऐसा नहीं था कि नितिन धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार था। यूं धर्मराज कौन कम दुनियादार थे? क्या ठाटदार झूठ बोला था कुरुक्षेत्र में? न सच न झूठ, एकदम बीके की सेल्स पिच की तरह दुनियादार। सच यह था कि नितिन को ढंग से झूठ बोलना आता न था। कोशिश करता तो बनता काम बिगाड़ देता, बिगड़ा बिगड़ा रहता। उससे बेहतर झूठ तो भोली भागवती बोल लेती थी, जो कटहल की तरी को चिकन तरी बतलाकर परोस देती और किसी उल्लू के पट्टे को जरा शक न होता। बजट में बचे पैसों से पकौड़े, टिक्कियां, दम आलू, कचौड़ी जैसी गैर सेहतमंद देसी व्यंजन बना डालती, जिन्हें दूर दूर करते सब चट कर जाते। भागवती के लिए जरा मरा ही बच पाता। क्या विडंबना थी! सभी तरह के देसी विदेशी गैर सेहतमंद खाने से जबरन परहेज कर हेल्दी फूड खाकर भागवती सबसे पहले परलोक सिधारी। नितिन समेत तमाम उल्लू के चरखे गलत खाकर भी अच्छे भले हैं। बुरी बात, उसने अपने को दुत्कारा। गाली देकर बात नहीं करनी चाहिए, देनी नहीं, सिर्फ खानी चाहिए। हा हा, तुरंत बीके की आवाज आई। वह वहां नहीं था। आईआईसी का जीवन पर्यंत सदस्य हरामजादा लाउंज छोड़ उद्यान की बेंच पर क्यों बैठता? आवाज उसके भीतर से आई थी। आजकल जब तक बीके के भीतर घुसकर बोला करता है। अकेलेपन से निजात पाने का अच्छा तरीका है। पहली मुलाकात के बाद कुछ दिन तक नितिन बुरा माने इंतजार करता रहा कि बीके फोन करेगा। नहीं किया तो मैं परवाह ध्रुव छुट्टी मनाने दिल्ली से बाहर था, तो एक कटखनी अकेली शाम उसी ने बीके का नंबर मिलाया। आजा, कल 11 बजे मैं बाहर दरवाजे पर मिलूंगा, उसने कहा। 11 नहीं, शाम 5 बजे, नितिन ने कहा। अगले दिन ध्रुव को लौटना था। दिन में काम वालियां आती जाती रहती हैं, शाम को बच्चों के लौटने पर ही आ पाऊंगा। बीके मान गया था। नितिन ने थोड़ा झूठ बोला था। काम वाली रहती पूरा वक्त घर पर ही थी, पर दोपहर को आराम करती थी। आमतौर पर वह मान्या
ध्रुव के घर लौटने पर 6-7 बजे बाहर निकलता था। लोधी गार्डन 8 बजे तक खुला रहता था, पर चाहता तो 5 बजे निकल सकता था। लाइफ मेंबर होने के बहुत फायदे हैं, बीके ने उसे समझाया था। खुराफात में पढ़ने पर सालाना सदस्य की सदस्यता आसानी से खत्म की जा सकती है। लाइफ मेंबर की करो तो सवाल उठाना लाजमी है कि लाइफ मेंबर बनाया क्या सोचकर था। इसीलिए आईआईसी की ज्यादातर बूढ़ों को जिंदगी भर के लिए सदस्य बनाता है। खुराफात में पढ़ने का डर लगभग खत्म हो चुका होता है, ज्यादा जिंदा रहने का भी। और इसीलिए नितिन ने हाजिर जवाबी में पहली बार बीके को मात देकर कहा था, वे आराम से खुराफात करते रह सकते हैं और जीते भी ज्यादा हैं। भागवती के गुजरने के बाद वह समझ गया था कि खुराफाती जन सेहतमंद खाना खाकर भी कम जीते हैं। सोचा जाए तो भागवती थी भाग्यवान। जल्दी से धारी तो उसकी तरह पार्क में बैठ या घूमकर अकेली शामें गुजारने की नौबत न आई। सोचा जाए और करने को था ही क्या नितिन के पास, सोचने के सिवा। बेंच पर बूढ़े ज्यादा दिखते थे, बुढ़ियाएं कम। तर्कसम्मत था। चूंकि हिंदुस्तानी मर्द औरत की तरह घर के कामों में हाथ नहीं बटा पाता, इसीलिए बुढ़ापे में उसका मूल्य और कम हो जाता है। घर का काम एकमात्र काम है जिससे बंदा कभी रिटायर नहीं होता। अजब शान है हिंदुस्तानी मर्द। सारी उम्र औरत के भरोसे राज करके इतना निकम्मा हो जाता है कि बुढ़ापे में भरवा पराठा या मूंग दाल का चीला तो दूर, रोटी दाल पुलाव पकाकर भी घर के लिए जरूरी नहीं बना रह सकता। हद से हद पोते पोती की उंगली पकड़ या बच्चा गाड़ी ठेल घुमाने ले जा सकता है, या फल तरकारी की खरीदारी कर सकता है। नितिन के पोता पोती उतने छोटे नहीं थे कि घुमाने ले जाए जा सकें। घर पर रहते भी उनसे कम बात होती थी। अब वे टीवी छोड़ कंप्यूटर या यूट्यूब में उत्तेजक फिल्में देखते हैं। माँ बाप इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं देखने का वक्त ही नहीं है। पर्दे के पीछे खड़े रहकर एक बार उसने एक फिल्म के कुछ दृश्य देखे थे। पल भर को सोचा, इसी फिल्म को भद्दी फिल्म कहते हैं क्या? पर इतना गद्दू नहीं था। जल्द समझ गया कि उसके जमाने में इस खुराफात को सनसनीखेज भले मान भी लिया जाता, वाकई भद्दी फिल्म नहीं थी। फिर भी वयस्क जरूर थी, कुछ ज्यादा ही वयस्क। स्कूली बच्चों के माकूल बिल्कुल नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं था। जानता था बच्चे दुनियादारी में उससे 21 थे। धर्मराज और बीके को मात दे, इस सफाई से आधा झूठ बोलते थे कि माँ बाप शेखी बगाड़ते फिरते थे कि हमारे बच्चे वेब पर खोज खोज कर ऊंची तालीम के गुर सीख रहे हैं। देखना, बोर्ड में 98-99% नंबर लाएंगे। नहीं, वह नितिन के शब्द हैं। वे 90 एंड 99% कहते थे, रुतबेदार जो ठहरे। दिन में वह कभी कभार टीवी पर फिल्म या खबरें देख लेता, पर उसकी अनेक कमियों में से एक यह थी कि उसे टीवी भाता नहीं था। खबरें अखबार में पढ़ना पसंद करता और फिल्म साथ बैठकर देखना। सो बुद्धू बक्से के आगे बमुश्किल आधा घंटा गुजार पाता। किताबें खूब पढ़ता। पहले वक्त नहीं मिलता था, पर जने क्यों जुगत उतने से खुश नहीं रह पाता, वैसे उतना जुगत भी नहीं था। मान्या ने कहा भर था कि बुढ़ापे में सेहत के लिए लंबी सैर जरूरी है। वह तत्काल इशारा समझ गया। संग साथ की चाह भीतर घुटे बेटे बहू को एकांत देने की खातिर शामें पार्क में टहलते या बेंच पर बैठे गुजारने लगा था। शनिवार रविवार को दिन का काफी वक्त भी। लोधी गार्डन में हरियाली के चलते गर्मी सर्दी कम महसूस होती थी। बीके से दूसरी मुलाकात शाम 5 बजे हुई तो 7 बजे वह उठ खड़ा हुआ। बोला, चलूं वरना बस नहीं मिलेगी, और हाँ, जब मिलना हो मेरे मोबाइल पर मिस्ड कॉल दे देना। मैं अगले दिन 5 बजे आईआईसी के दरवाजे पर मिल जाऊंगा। इनकमिंग फ्री है, तेरा पैसा भी नहीं लगेगा। घन चक्कर समझता क्या है, उसे फोन करने की मनाही है।
ध्रुव इतना बड़ा अफसर है, फोन के बिल सरकार भरती है। नितिन वापस लोधी गार्डन पहुंचा तो उड़ते से ख्याल आया कि बीके बस में सफर क्यों करता है। उसके पास तो गाड़ी थी, वह भी एसटीम, और दोनों बार मिलने पर एक कप चाय मंगा, 2 प्यालों में उड़ेल और टरका दिया था। कुछ खिलाया न था। खासा खुला हाथ रखने वाला सेवानिवृत्त बुढ़ऊ इतना कंजूस हो लिया। खाने को घर पहुंच भूस छाप कुछ खा ही लेगा, पर आईआईसी लाउंज के बाहर कतार से सजे पेस्ट्री पैटी देख जी ललचा उठा था। बुरा हो ना भला हो, भागवती का तरह तरह के व्यंजन पकाना सीख अला वला खाने का स्वाद पैदा कर गई। अपने लिए खरीदने लायक पैसा था उसके पास, पर कमबख्तों ने पट्टा लगा रखा था सिर्फ सदस्यों के लिए। अगली बार बीके से कहेगा, वह साइन कर दे, पैसे नितिन दे देगा, पर जानता था कह नहीं पाएगा। ऐसे ही थोड़ी ना पूरी उम्र बाबूगिरी करते गुजार दी। कुछ मुलाकातें और हुई थी। थोड़े दिन बाद बीके ने कहा था, तू खुशकिस्मत है जो तेरी बहू दफ्तर में काम करती है। दिन भर आराम से पांव पसार घर में पड़ा रह सकता है, कूलर शूलर चलाकर। मेरी बहू घर से काम करती है, सो सारा दिन घर बैठी गाहक निपटाती है। हैं? उसे ठिठोली सूझी थी। गाहक? चकला चलाती है क्या? वह फुसफुसाया था। बीके ठहाका मार कर हंस दिया। कम ईमानदार लोगों की यही शिफ्ट है, जिंदा दिल होते हैं, मजाक का बुरा नहीं मानते। कहा था, नहीं यार, उदारवादी युग की देन है, घर का नहीं घर से काम करती है। औरतें उसका ज्यादा फायदा उठाती हैं। बहुत से पेशे हैं, मेरी बहू डाइटिशियन है। मतलब समझते हो? ग्राहकों को घर बुला सलाह देती है, क्या खाएं क्या नहीं, जिससे मोटापा घटाकर तंदुरुस्त, छरेरे और जवान बने रहें। पर तेरी बहू तो अच्छी खासी मोटी तंदुरुस्त है। यही तो मौज है, सलाह देनी होती है, आजमाइश नहीं करनी होती। मोटी फीस वसूल कर घर से काम करने में घर का काम करने को वक्त नहीं मिलता। खुद बाहर से मंगा कर खाते हैं, दूसरों को मट्ठा पीने की सलाह देते हैं। घर पर बनाकर नहीं यार, बाहर से मंगाकर। हेल्थ फूड की अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। तेरी मौज है, खाया कर दबाकर जंक। मुझे तो रोज भूसा खाना पड़ता है। ग्राहकों के आने पर उसे मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसीलिए सुबह नाश्ते के बाद से यहाँ आईआईसी में आकर बैठ जाता हूँ। क्यों, तू आंख मारता है? मारता तो ऐतराज ना होता, पर मैं काफी बूढ़ा दिखता हूँ। उसकी आवाज धीमी पड़ती गुम सी हो गई। नितिन ने गौर किया, पहले ध्यान नहीं दिया था। उसके निस्बत बीके ज्यादा बूढ़ा दिखता है। शायद मान्या के खिलाए भूसे की मेहरबानी हो। नहीं, वह तो कुछ दिनों से मिलना शुरू हुआ है, बरसों भागवती के हाथों के तरमाल पर जिया है। हम ससुरे बूढ़े नहीं तो क्या होंगे? वह जवान बनाए रखने का दावा करती है उसके पेशे में। नितिन हंसी न रोक पाया, बोला, ससुरों को भी? यह उदारवाद का जमाना है। एक ठसकेदार आवाज आई, हम सब ऋणी हैं राजीव गांधी के। आवाज बीके की नहीं थी, पास की मेज से आई थी। हैं? नितिन ने हंसकर कहा, उदारवाद भी जवानी पसंद है। बीके न हंसा न मजाकिया जवाब हाजिर किया। खसखसी आवाज में मिमियाया, हाँ हम सब ऋणी हैं। जिंदा दिली चुक गई क्या? तो ईमानदारी जग गई होगी। नितिन ने ही कहा, मुंह क्यों लटकाए रखा है? रोज इतनी ठाटदार जगह खाता है, और देख यहाँ हेल्थ फूड भी मिलता है। यहाँ खाने की औकात नहीं है मेरी। वह फुसफुसाया, हद हो गई। उसकी ईमानदारी जग गई या धर्मराजी झूठ बोल रहा था? क्या बक रहा है यार, तेरे पास बतेरा पैसा है। उसके गृह प्रवेश में भागवती जैसी सात्विक औरत भी रश्क से कसमसा उठी थी। कितना बढ़िया मकान बनवाया था, कर्ज लेकर। वह तो सभी लेते हैं। राजीव गांधी ने बाजार का उदारीकरण न किया होता तो हम इतने उद्योग धंधे न लगा पाते थे। बराबर से फिर आवाज आई, सुना? नितिन ने कहा, हाँ, पहले सिर्फ
सटोरिये दिवालिया होते थे, अब हर आदमी को यह सुविधा है। बीके बुदबुदाया। चलें? नितिन ने इस बिन नशे बड़बड़ाहट से बचने बचाने को कहा। नहीं, सुन ले, मैंने ये सोच कर मकान बनवाया था कि जब तक कर्ज चुकता होने तक उसे किराए पर चढ़ा देंगे, फिर उसमें रहेंगे। पर बच्चे नहीं माने। कहने लगे, लोन का क्या है, ईएमआई देते रहेंगे, सब तो कमा रहे हैं। कमाया सबने, माहवारी की स्थिति सिर्फ मैंने। एक लड़का अमेरिका चला गया, उसका हमारी किसी बात से सरोकार न रहा। बेटी की शादी ज्यादा पैसे वाले से कर दी, समझ के लूट लिया। बचा अमित, उसकी सलाह पर कई बिजनेस किए। लोन मिलना इस कदर आसान था कि पांव चादर से बाहर क्या पसारे, चादर दिखनी बंद हो गई। जितनी आसानी से कर्ज दिया था, उतनी ही आसानी से साहूकार अदायगी में ओढ़ना बिछौना उठा ले गए। जो कतरन बची, बीमारी में खर्च हो गई। मैं दिवालिया हो गया। मकान बचा रहा क्योंकि पहले ही अमित ने खरीद लिया था। अब मैं हूं और आईआईसी की सदस्यता। जिस तिस की मेज पर बैठता हूं, एक आध प्याले चाय का जुगाड़ हो जाता है। बीमारी क्या हुई थी? कैंसर। अब ठीक हूं। उदारीकरण का करिश्मा है कि आम हिंदुस्तानी की औसत उम्र इतनी बढ़ गई। हर तरह की देसी विदेशी चिकित्सा उपलब्ध है। बराबर की मेज चाहूंगी। भूतपूर्व मंत्री हैं। बीके ने मरी आवाज में कहा। कौन जाने कब भूत भविष्य बन जाए। मस्का लगाने की आदत बनाए रखनी पड़ती है। नितिन की समझ में नहीं आया कि क्या कहे। तभी बैरा बिल लेकर आ गया। कुल 9 रुपए का था। सुस्त भाव से बीके ने हस्ताक्षर कर दिए। बैरा चला गया तो नितिन ने बीके का हाथ थाम कर कहा, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, पैसे मुझे देने दे, साइन तू कर। जेब से 10 का नोट निकालते हुए उसे थमाते हुए बोला, हम मिलते रहेंगे। मुझे गर्मी सर्दी बगीचे में बैठने में कष्ट होता है, यहाँ एसी है। और सुन, एक वेज पैटी मंगा ले, शेयर कर लेंगे। बीके सहसा कम बूढ़ा लगने लगा। बोला, कितना इंतजार करवाया यार तूने, अक्ल की बात सुनाने में। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।